इस पूरे मसले पे आपकी टिप्पणी चाहता हूं। राजीव जी, किसी ने कहा है ना कि इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी नींबू और मिर्च की जो कड़वाहट है अभी और झेलनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक जो है जो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में जो लगातार वृद्धि हो रही है उसके साइड इफ़ेक्ट्स अभी खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं जी। अभी टैक्सी का भाड़ा, ऑटो रिक्शा का भाड़ा, बसों का भाड़ा, ट्रकों का भाड़ा, मालगाड़ियों का या रेलगाड़ी का भाड़ा, ये सारे एक साथ बढ़ने वाले हैं। और इसका जब असर पड़ेगा तो फिर तब सब्जियों के दाम या तो अभी गर्मी का मौसम भी है तो एक तो ऐसे ही सब्जियां कम हो जाती हैं, फिर बरसात भी आने वाली है, तो ये सारा देखते हुए फिर क्या हाल होगी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। श्रीलंका में थोड़ा पहले हो गया, हमारे यहाँ थोड़ा बाद में होगा, क्योंकि आप देखिए जब अंतर्राष्ट्रीय स्थितियाँ बन रही हैं, अब जैसे आज मैं कहीं देख रहा था, पता नहीं उस आंकड़े में कितनी सच्चाई है, कि श्रीलंका पर उसकी जीडीपी का 93% कर्ज चढ़ गया है। पीछे पीछे हम भी हैं, हमारे यहाँ भी जीडीपी का 86% बता रहे हैं लोग कि कर्ज से हम डूबे हुए हैं, दबे हुए हैं। तो 86 कब 93 पहुँच जाएगा, उसके बाद क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये सरकार जो है कह रही थी लगातार, जब सेशन शुरू हो रहा था, जब भी सेशन शुरू होता है तो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं वो हों या लोकसभा अध्यक्ष हैं हमारे ओम बिरला जी, वो कहते हैं कि साहब बहुत सुचारू ढंग से सदन चलना चाहिए। फिर सरकार का प्रतिनिधि कहता है कि साहब हम हर विषय पे चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। तो भाई अगर आप हर विषय पे चर्चा कराने के लिए तैयार हैं तो महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं करा रहे हैं? अब तो आपके पास, सरकार के पास तो कोई ऐसा काम भी नहीं था, इसलिए आपने 2 दिन पहले ये कर दिया, स्थगित कर दिया, संसद का जो बजट सत्र था उसका ये कर दिया। तो 2 दिन पहले करा दिया तो 2 दिन चर्चा ही करा लेते ना महंगाई पर, उसमें क्या प्रॉब्लम थी। लेकिन असल बात यह है कि सरकार इन सब विषयों पे चर्चा नहीं करवाना चाहती है। बेरोजगारी उसके लिए समस्या नहीं है, महंगाई उसके लिए समस्या नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि हिंदू असुरक्षित होगा अगर मोदी जी और योगी जी नहीं रहेंगे। ये बात उन्होंने जन जन तक पहुंचा दी है। तो अगर पेट्रोल 122 नहीं 152 रुपये भी लीटर मिलेगा तो खरीदेगा, कहे कि देखेगा कि साहब मोदी जी हैं तभी हम सुरक्षित हैं, नहीं तो भैया हमारी तो असुरक्षा हो जाएगी। 120 करोड़ लोगों पर 18 करोड़ लोग शासन करने लग जाएंगे, हमको मारपीट करके भगा देंगे। तो ये जहाँ भावना ये फैलाने में जो सफल हो गए हैं लोग, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कांग्रेस ने जैसे आज किया है, महंगाई मुक्त भारत या क्या कुछ नारा दिया है, जो भी है, कायदे से तो होना चाहिए महंगाई पर हल्ला बोल, एक तरह का कार्यक्रम होना चाहिए। देखिए डॉक्टर राममनोहर लोहिया कहते थे कि सड़कें जब सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। आज सड़कें सूनी हैं, खामोश हैं, इसलिए संसद आवारा हो रही है, इसलिए संसद महंगाई पे चर्चा नहीं कर रही है। जो कांग्रेस ने आज काम किया है, ये काम इनको 10-20 दिन पहले भी करना चाहिए था और अकेले नहीं करना चाहिए था। विपक्ष के सारे दल जो भी हैं उनको एक बैठक बुलाते, यूपीए के घटक दलों की बैठक बुलाते और तय करते कि भाई एक दिन जो है हम दिल्ली से लेकर के राज्यों के राजधानियों में या जिला मुख्यालयों पे सभी दलों के लोग, सभी विरोधी दलों के लोग महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलेंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, जरूरत पड़ेगी तो सत्याग्रह और गिरफ्तारी भी देंगे, सविना अवज्ञा शुरू करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि हो नहीं रहा है। अगर इसको आप सोचिए कि अगर इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी होती तो क्या करती। जब 67 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ था तो हम देखे थे कि यही संसद मार्ग पे सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह और ये एक वो क्या स्मृति ईरानी हैं, वो रसोई गैस के सिलेंडर का फोटो बना करके डांस करते हुए नाच रही थी, राजघाट तक पहुंच गई थी सुषमा जी, सारा लोग कर रहे थे। तो कांग्रेस के लोगों को, विपक्ष के लोगों को ऐसा करने से किसने रोका है? कहीं तो कहीं कुछ करना पड़ेगा, लेकिन वो हम नहीं कर पा रहे हैं। वो हमारा फेल्योर, हमारी वो विफलता है और वही सरकार की सफलता। सरकार को हम घेर नहीं पा रहे हैं, सरकार को उसकी बातों को भाई कम से कम यही आप कर दीजिए कि जहाँ जहाँ आप धरना प्रदर्शन या विरोध कर रहे हैं वहाँ पे उस समय के बीजेपी के नेताओं का, खासतौर से नरेंद्र मोदी जी का वो सारा भाषण जो है, वो वीडियो उसको चलाइए, बड़े स्क्रीन पर चलाइए और दिखाइए कि लोग साहब ये हमारे आज के जो प्रधानमंत्री हैं, कल जो भाजपा के नेता थे तो क्या क्या बोलते थे, किस तरह बोलते थे।
वो सारी चीज़ें लोगों को सामने आएंगी। अगर लोगों के सामने आएंगी तो लोग हो सकता है कि उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ता है। अब उसके साथ जो है, जैसे बात हो रही थी आप कि पत्रकारों पर जो हमले हो रहे हैं, मतलब क्या कहा जाए, आने वाले दिन कितने खतरनाक होंगे। कल हमने ये बात कही थी, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की जो बैठक हुई थी जिसका जिक्र हमारे मित्र कर रहे थे अभी, तो आप सोचिए कि मतलब अब अभी वो बता रहे थे ना कि साहब वो किससे मिले थे लोग, एडिशनल सेक्रेटरी से मिले थे लोग, तो उन्होंने कहा कि वो साबित कर दीजिए कि वो पत्रकार है कि नहीं है। अब सही बात है, पत्रकार है कि नहीं कौन साबित करेगा, क्योंकि सारे अखबारों के जो काम करने वाले हैं, जिला स्तर के जो संवाददाता हैं, उसमें से अधिकतर अंशकालिक हैं। उनसे लिखवा लिया जाता है कि पत्रकारिता हमारा पेशा नहीं, हमारा शौक है, यानी वो शौकिया पत्रकार हैं, वो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं हैं। लेकिन वहीं ये बात भी है कि उनकी स्टोरी अमर उजाला अखबार में छपी थी कि नहीं छपी थी। स्टोरी तो छपी थी, तो पत्रकार हैं तभी तो स्टोरी छपी थी कि एडीजी या एडिशनल सेक्रेटरी चाहेंगे तो उनके नाम से भी कोई खबर छप जाएगी क्या, ऐसा तो नहीं संभव है। तो ये सब बातें कहने की हैं। असल बात क्या है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में नकल का साम्राज्य जो है बहुत लंबे समय से चल रहा है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गोंडा और बलरामपुर में एक सभा कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने कहा था कि नकल की ठेकेदारी जो हो रही है इस पर रोक लगाना ज़रूरी है। तो मुझे बड़ी हंसी आई थी, मैं साथ किसी चैनल पर था या किसी सोशल मीडिया पर, हमने कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी अगर बगल देख लिए होते तो शायद उनको नकल का अंदाज़ा हो जाता, क्योंकि उनके बगल में जो बैठे सांसद हैं उस इलाके के सबसे बड़े ठेकेदार थे, नकल के ठेकेदार वही थे। आज जो बलिया की जो घटना हुई है, जो इतना विकराल रूप धारण कर लिया है, उसका कारण क्या है? अभी वहाँ से एक श्रीमान जी मंत्री बने हैं दयाशंकर सिंह। ये दयाशंकर सिंह कौन है? जिन्होंने मायावती के बारे में अपशब्द कहे थे। इनकी सबसे बड़ी योग्यता, राजनीतिक योग्यता यही थी। उसके बाद उनको तो पार्टी से निकाल दिया था, उनकी पत्नी को बना दिया था, मिनिस्टर बना दिया था। फिर पति पत्नी में झगड़ा हो गया, तलाक की नौबत आ गई और पत्नी का टिकट कट गया, पति महोदय को बलिया से एमएलए बन गए, इस बार वो मंत्री बन गए। जो नकल कांड का मुख्य आरोपी है निर्भय नारायण सिंह, वो दयाशंकर सिंह का आदमी है। उसको बचाने के लिए जिला अधिकारी से लेकर जिला प्रशासन, पुलिस, सारे के सारे लोग लग गए हैं और पूछ रहे हैं साहब सोर्स क्या है। जर्नलिस्ट से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास जो है डॉक्यूमेंट्स का सोर्स क्या है। भाई सोर्स हम क्यों बताएंगे? आपको याद करना चाहिए अरुण शौरी जी के बारे में। जब इंडियन एक्सप्रेस के संपादक थे वो तो भाजपा में ही रहे हैं। उन्होंने कमला नाम की एक लड़की को खरीदवाया था, अश्विनी शरीर खरीद करके लाए थे और उसके बाद दिखाया था कि देखो हिंदुस्तान में लड़कियां खरीदी और बेची जा रही हैं, तो उनसे आप सोर्स मांगेंगे। उसी तरह से अगर दिग्विजय सिंह, मनोज गुप्ता या अजीत लड़का है वहाँ का, अजीत झा बलिया का, इन तीनों ने अगर खबर लिखी है, आप बताइए खबर गलत है कि सही है, ये बात समझाइए। अब उससे सोर्स क्या है? सोर्स तो माफ़ कीजिएगा, ज़िंदगी में हम कभी नहीं बताने वाले। क्योंकि एक सवाल यही राजीव जी, एक बार हम जब पटना में थे हम लोग, मैं रविवार पत्रिका और संडे के लिए काम करता था, तो हम लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ था। तो हाई कोर्ट के माननीय 3 जजों ने कहा था कि जर्नलिस्ट हैज टू रिवील हिज सोर्स अदरवाइज फेस प्रोसिक्यूशन। हमने कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन हम सोर्स नहीं बताएंगे, और माननीय अदालत अगर आप भी हमको जो खबर देंगे वो भी हम किसी को नहीं बताएंगे। यही हमारा ये रहा है, प्रोफेशनल एथिक्स की बात है। और प्रेस काउंसिल की गाइडलाइंस भी है कि जर्नलिस्ट को आप सोर्स बताने के लिए कंपेल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जर्नलिस्टों की प्रताड़ना हो रही है, उसी के नाम पर हो रही है। आजमगढ़ मतलब बलिया में गिरफ्तार करके जर्नलिस्टों को आजमगढ़ जेल में रखा गया, ये तो अद्भुत है। आप बलिया से दूर 100 किलोमीटर दूर है, दूसरा जिला है, कमिश्नरेट है, कमिश्नरी हेडक्वार्टर है आजमगढ़, वहाँ ले जाकर के वहाँ रखा हुआ है। पूरे पूर्वांचल का पत्रकार आज जागृत हो चुका है, आंदोलित हो चुका है, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। क्यों? जूं रेंगेगा तो फिर वो दयाशंकर सिंह पर मामला जाएगा, उनके आदमी पर जाएगा, तो उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, अभी अभी मंत्री बने हैं। तो ये सारी बातें हैं, इसको लेकर के जिस तरह बुराड़ी में हुआ है, मतलब आप कोई रिपोर्ट करने जाए, अब सब ये सवाल होगा कि नहीं होगा। आज तो हमारी न्याय व्यवस्था पर भी एक सवाल है कि हरिद्वार की अदालत ने यति नरसिंहानंद नाम का जो भी है प्राणी है जी, जिसको हम जहरीला इंसान बोलते हैं, उसको जमानत देते हुए क्या कोर्ट ने कहा था क्या कि अब इसके बाद तुम बुराड़ी में जाकर के इसी तरह का नफरत का जहर फैलाओगे? दिल्ली की पुलिस ने क्यों नहीं पूछा था वहाँ बुराड़ी में जब धर्म संसद तथाकथित हो रही थी, तो क्यों नहीं पूछा था वहाँ पे कि भाई आप किसकी परमिशन से यहाँ पे धर्म संसद कर रहे हैं और आप तो जमानत पर छूट के आए हैं, आप यहाँ क्या करने जाएंगे?
तो वो नहीं पूछ रहे हैं। उसकी रिपोर्ट करने गया कोई पत्रकार या लड़कियां गई या जो भी गए लोग, उनके साथ पिटाई, अभद्रता का व्यवहार, मारपीट, ये तो अद्भुत है। लेकिन वही जैसे मैंने कहा कि इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे होते देखिए होता है क्या। अभी आने वाले दिन और खतरनाक होंगे और पत्रकारिता पे हमले बढ़ेंगे। इस सरकार को प्रेस फ्रीडम, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नाम की चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। आप कल्पना कीजिए, आज तक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन नहीं बना है। 21 नवंबर को चंद्रमौली के प्रसाद जी रिटायर हुए, उसके बाद से चेयरमैन नहीं बना। पीआईबी का एक्रेडिटेशन कार्ड अभी तक जर्नलिस्टों को सबको मिल नहीं पा रहा है। उसमें कभी ब्लैक लिस्ट हो रहा है, तो कभी किसी से कुछ सवाल कर रहे हैं, किसी तरह कर रहे हैं। लोकसभा में उपाध्यक्ष नाम का पद जो है 8 साल से खाली है, कोई भर्ती नहीं है। तो इस तरह से लोकतंत्र इनका ऐसे ही चलेगा। उसमें यह है कि विपक्ष को मिलकर के जब तक सड़कों पे जाके लोगों के बीच जाएंगे नहीं लोग, चुनाव ठीक है, हारना जीतना लड़ना वो तो सब राजनीतिक प्रक्रिया का काम है। और जैसे अभी हमारे मित्र अमलेंदु कह रहे थे कि साहब वो पत्रकारों के बारे में लगभग सभी दलों का नज़रिया लगभग एक ही जैसा रहता है। वो बात भी सही है लगभग है, कि उनको शायद याद आ रहा होगा कि भाजपा के लोग किस तरह से पत्रकारों पे हमले का विरोध करते थे और आज किस तरह से वो हमले करवा रहे हैं लोग। तो ये उदाहरण तो है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजनीतिक नेताओं को, जैसे वो अखिलेश यादव का भी नाम बता रहे थे, ये सीखना होगा कि मौजूदा परिस्थितियों में पत्रकार, चाहे वो इंटेंशनली हो या ये हो कोइंसिडेंशली हो, जो भी हो, अगर वो उस तरह के सवाल पूछता है तो उस सवाल से निजात पाने का तरीका आपको खोजना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप उसके इंटेंशन पे डाउट करें, उसको अपशब्द कहें या आपके लोग उसको मारने पीटने की धमकी दें। हमको याद अच्छी तरह से राजीव वीपी सिंह उस समय फोर्स के खिलाफ अभियान चला रहे थे पूरे देश भर में, तो जर्नलिस्ट लोग उनसे पूछते थे, घुमा फिरा करके कुछ और सवाल पूछते थे, तो सीधे वीपी सिंह यही कहते थे, ना आज तो हम यही बोलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। आज अगर हम कुछ और बोलेंगे तो पता लगा कि उसको आप छाप दीजिएगा और इसको आप छोड़ दीजिएगा। तो उस तरह की बात आप करिए। आप कहिए कि सब हम महंगाई पे बात कर रहे हैं तो सिर्फ महंगाई के पर करेंगे, बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम बेरोजगारी पे बात करेंगे, उसके अलावा कोई आज बातचीत नहीं होगी। आप दूसरे सवाल आएंगे, दूसरे जब हम आएंगे बात करेंगे उस समय हमसे बात कर लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको देखिए, ये फासिस्ट लोग हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह जैसी कोई बात नहीं है। इनके लिए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सारे कोई सवाल नहीं है, समस्या नहीं है। समस्या इनके लिए वही, इनके पास तो मालूम है, इनके पास समीकरण क्लियर है कि मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाइए, आपकी बेड़ा पार नहीं, या चुनावी नहीं, बेड़ा पार होती रहेगी। तो जब इस बात को लेकर के वो मुतमईन हैं, तो फिर तो आपको उसी हिसाब से अपनी राजनीति करनी होगी। आपको अपने जो भी राजनीतिक गोटियां होगी, चलनी होगी, तो उसको मद्देनजर रख करके ही करना होगा। जी राजीव जी, बिल्कुल, बहुत सारी बातें आप यहाँ रख रहे हैं, और खासकर पत्रकारिता